नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो जो फ्री हिंदुस्तान अखबार का जो शुरू किया था ये आपके तारक नाथ दास जी ने किया था। और इसका प्रकाशन आपके अमेरिका से किया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और जो लाला हरदयाल थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इन्होंने आपके अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, इसके भी ये नायक रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। तो जो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है आपके वैलेंटाइन सिरोल हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दादाभाई नौरोजी जो है आपके उदारवादी दल के नेता हैं, आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। और धन के जो बहिर्गमन का जो सिद्धांत दिया था ये आपके दादाभाई नौरोजी ने ही दिया था। और दादाभाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। और दादाभाई नौरोजी को आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो लाला लाजपत राय आपके गरम दल के नेता है। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसका जो विरोध किया जा रहा था ये आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही किया जा रहा था। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से इनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो एनी बेसेंट है ये आपके होम रूल आंदोलन की नायक थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो जो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे आपके के रामकृष्ण पिल्लई थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सी एन मुदलियार ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो जो दी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था ये आपके अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित होता था, गुजराती भाषा में भी प्रकाशित होता था, और तमिल भाषा में भी प्रकाशित होता था। लेकिन उर्दू भाषा में इसका कोई प्रकाशन नहीं होता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दी इंडियन जो समाचार पत्र था ये आपको 1904 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके गांधी जी ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो जो हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था आपके 1882 में किया गया था। और इस हंटर कमीशन में आपके प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को आपके अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें आपकी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसमें आपके भारत को प्रतिनिधित्व देने की वकालत की गई थी। जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसको मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसको आपके पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो भारत में सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी ये आपके वेलेस्ली ने लागू की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस्टिंग्स थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपके राज्य अड़पने के लिए जाने जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी, या सबसे बाद में क्या हुआ था। तो जो राज्य अड़पने नीति का जो सिद्धांत को जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था ये आपके 1848 से इसको शुरू किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त आपके 1793 में हुआ था। बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था। और सहायक संधि जो हुई की शुरुआत हुई थी आपकी 1798 में से शुरू की गई थी। तो इसमें सबसे पहले तो आपके स्थायी बंदोबस्त आएगा, फिर सहायक संधि, फिर आपका राज्य अड़पने की नीति, फिर आपका बंगाल विभाजन आएगा। तो सबसे लास्ट में जो घटना हुई थी आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ समाचार पत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके संपादक दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हिंदू समाचार पत्र है इसके जो संपादक थे आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। और सुधारक जो समाचार पत्र था इसके संपादक जो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के जो लेखक थे या संपादक थे आपके दादाभाई नौरोजी थे। और बंगाली समाचार पत्र के जो लेखक थे आपके संपादक थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो आपका जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो जो
1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें पहली बार आपके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में आपके द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी 1937 में। जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके माध्यम से आपके सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये आपके अपने पत्रकार के कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले भारत के पहले क्रांतिकारी थे या पहले स्वाधीनता सेनानी थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मोतीलाल ने जो घोष थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता सेनानी थे। दादा भाई नौरोजी आपको उदारवादी दल के नेता थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे और ग्रैंड होल्डमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, उदारवादी दल के नेता थे और बंगाली समाचार पत्र के ये संपादक थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके मैडम बीकाजी कामा के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो पहला कथन गलत है। जो मैडम बीकाजी कामा ने जो भारत का जो ध्वज फहराया था, ये आपकी जर्मनी की भूमि पे भारत के ध्वज को फहराया था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो मैडम बीकाजी कामा थी, आपके दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। तीसरा कथन कह रहा है कि मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो मैडम बीकाजी कामा थी, आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो आज़ाद भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, ये आपका सी राजगोपालचारी जी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आपके आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भारत के वायसराय थे, भारत के पहले वायसराय थे और 1856 से लेकर 1862 तक, यानी 1856 से लेकर 1862 तक इनका समय रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? तो जो गोदान के जो लेखक है, ये भी आपके मुंशी प्रेमचंद्र है और गबन के लेखक भी आपके मुंशी प्रेमचंद्र है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, बांग्ला भाषा के उपन्यासकार है और राष्ट्रगान के लेखक है और प्रसिद्ध आपके जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसके भी लेखक हैं। और जो कालिदास और निराला, ये आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी और ये स्थापना आपको 1915 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो एस राधाकृष्णन थे, ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी थे। पहले तो उपराष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन आपके प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध शिक्षक थे और डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में हर साल आपके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी का जो जन्म हुआ था आपके 1816, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1942 में गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था और 1948 में गांधी जी को गोली मारी गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा। और गांधी जी की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मदन मोहन मालवीय को आपके महामना के उपनाम से जाना जाता है और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के जो लेखक है आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू जो है, यह भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू ही 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जो अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे। और 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक आपके अध्यक्ष के पद को सुशोभित इन्होंने किया था। जो सरोजिनी नायडू, ये आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल है और सरोजिनी नायडू आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी भी रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों को की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे?
तो भारत में मुसलमानों के लिए जो उच्च शिक्षा के जो पथ प्रदर्शक बने थे ये आपके सर सैयद अहमद खां बने थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बदरुद्दीन तैयब जी आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके मद्रास में हुआ था। और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ध्यान रखना, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही समाप्त किया गया था। तो इसको उत्साहित 1853 को उत्साहित करने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से पहला कथन गलत है। 1833 में ही इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसके अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसका जो सीधा कंट्रोल था ये आपके ब्रिटिश काउंट के अधीन चला गया था। इस वजह से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था। तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया था ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और इस सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख किया था आपके आनंद मठ में किया गया था, या इन्होंने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का प्रकाश डाला था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भील विद्रोह हुआ था ये आपके 1831 से 1846 तक चला था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में किसके एक अनुभवों पर आधारित है। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है ये आपके स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वीर सावरकर ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, इतिहासकार है, लेखक है और हिंदू राष्ट्रवादी है। और वीर सावरकर के द्वारा आपके अभिनय भारत सोसाइटी के संस्थापक भी हैं, या यूं बोले कि अभिनय भारत सोसाइटी के संस्थापक थे। और जो रामकृष्ण परमहंस ये भारत के महान संत है। और रामकृष्ण परमहंस का मानना है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और रामकृष्ण परमहंस आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। जो एनी बेसेंट है आपके स्वाधीनता सेनानी थी। और इसी एनी बेसेंट ने आपके होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी 1916 में। और एनी बेसेंट आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी दो एक तरह समाचार पत्र दिए गए, दूसरे को इनको प्रारंभ करने वाले के नाम दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किया था ये इसको शुरुआत करने इसकी जो शुरू शुरू किया था ये आपके फिरोज शाह मेहता जी ने किया था। जो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र है इसकी शुरुआत आपके एनी बेसेंट ने की थी। लीडर जो समाचार पत्र है इसको संपादक आपके मदन मोहन मालवीय थे। और सर्च लाइट जो समाचार पत्र है इसको आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से इनको मिलाओगे तो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ भारतीय लेखक दिए गए, दूसरी तरफ इनकी भाषा दी गई और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। जो राजा राव है ये आपके तेलुगु भाषा के कवि नहीं है, ये गलत दिया गया है। जो गोविंद त्रम्यक देश पांडे ये आपके मराठी भाषा के लेखक है। सुब्रमण्यम भारती जो है ये आपके तमिल भाषा के लेखक है। और ताराशंकर जोशी जो है ये आपकी गुजराती भाषा के लेखक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया, बाकी सही सही, सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें तीन कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस व्यवस्था को स्थापित किया था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में आपके एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले न्यायाधीश जो थे मुख्य न्यायाधीश थे इलिजा हेम्पे थे। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो आईपीसी को जो लागू किया गया था आपका 1860 में लागू किया गया था। तो इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसमें प्रांतों को स्वायत्तता देने का उपबंध किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके तहत आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी और इसके माध्यम से 1937 में आपके एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से आपके एक अखिल भारतीय संघ को का भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये आपके 1784 में आया था और ये पिट्स इंडिया एक्ट आपके वॉरेन एस्टिंग्स के समय आया था। तो पहला सही सुमेलित है। और वॉरेन एस्टिंग्स जो थे, ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है, ये आपकी इसकी शुरुआत जो की गई थी आपके 1848 से शुरू की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का संबंध आपके लॉर्ड डलहौजी से है। और यानी और लॉर्ड डलहौजी को ही आप डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के लिए या राज्य अड़पने के लिए इनको याद किया जाता है। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था, ना कि कर्जन के समय। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके 1878 में आया था। तो ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय नहीं आया था, बल्कि आपके लॉर्ड लिटन के समय आया था। इस वजह से तीसरा कथन क्या है, गलत है। और लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और जो इलवर्ड बिल आया था, ये आपके 1883 में आया था और ये इलवर्ड बिल आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था। तो चौथा डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और लॉर्ड रिफन को आपके स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें प्रांतों में आपके द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में भी निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें जो गवर्नर होते थे, इनको वीटो पावर मिल गई थी और स्वयं को विधि बनाने का भी शक्ति दी गई थी। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। तीसरा कथन कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियमन की समाप्ति। तो डी ऑप्शन गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नियम की जो समाप्ति, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। तो इसमें पहला, दूसरा तो ठीक है, तीसरा गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1946 में जो प्रांतीय हमारी संविधान सभा की जो चुनी गई थी, आपके प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई थी। इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो बी ऑप्शन गलत है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना आपके संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 को हुआ। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ना कि जनवरी 1947 में। इस वजह से तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो भारत का संविधान को जो एडॉप्ट किया गया था, ये आपके 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसमें तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया, ये सही दिया गया है। बाकी तीन ऑप्शन गलत है और इसका सही क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया और आपको बताना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार कब बनी थी। तो जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको आपके पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें आपके केंद्र में तो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में आपके द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके तहत भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। आपको इनको कालक्रम से सजाना है। तो जो लॉर्ड कर्जन था, ये आपका 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय आपको 1916 से लेकर 1921 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग का समय आपको 1910 से लेकर 1916 तक रहा था। और लॉर्ड इरविन का समय आपको 1926 से 1931 तक रहा था। तो इसमें आपके सबसे पहले आपके लॉर्ड कर्जन आएगा, क्योंकि उनका समय 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। उसके बाद आपके लॉर्ड हार्डिंग आएगी 1910 से 1916 तक आएगा। फिर आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे 1916 से 21 तक। फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग आएगी 1926 से 31 तक। तो इस तरह से इनकी एक क्रोनोलॉजी है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि 1916 में मोहम्मद
मौलाना मोहम्मद अली ने तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो पहला कथन कथन गलत है। मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद अली ने और अबुल कलाम आज़ाद ने ऐसा कोई त्यागपत्र नहीं दिया था। कारण कह रहा है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलट एक्ट को पारित कर दिया था। तो कारण बिल्कुल ठीक है। विधान परिषद में सभी भारतीयों ने एक सुर में इस सदस्यों इसको विरोध किया था। इसके बावजूद भी इन्होंने रोलट एक्ट को पास किया था। तो कथन ठीक है, कथन गलत है, कारण सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके 1854 का वुड डिस्पैच जो है या वुड विज्ञप्ति जो है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था इसमें अभिव्यक्ति की शिक्षा का लक्ष्य क्या था। तो जो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था इसका ये लक्ष्य था कि जो पाश्चात्य जो शिक्षा है या उसकी जो संस्कृति है उसको ये बढ़ाना चाहते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे। और बी ऑप्शन ये कह रहा है कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1854 का जो वुड डिस्पैच है इसको आपके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या था, आपको पता नहीं इसमें कौन सा महत्वपूर्ण पहलू था। तो जो क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में आया था और इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उस समय दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और इन्होंने बोला था इस क्रिप्स मिशन ने कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और भारत संघ की स्थापना की जाएगी। पर तब ये नहीं पता था ना कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, क्योंकि अब तो ये पता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब उस समय थोड़ी पता था कि युद्ध कब समाप्त होगा। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो अभी नहीं पता कि कितने साल तक ये चलेगा। और अभी कोई ऐसी घोषणा कर दे कि हाँ जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बात इसमें ऐड की गई थी। और बी ऑप्शन ये कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था, ये इसमें कॉन्सेप्ट था। लेकिन तब ये पता नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त होगा। इस वजह से भारत ने इसका विरोध किया था, इसको अस्वीकार किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो जो 1935 का जो इंडियन इंडिया एक्ट आया था इसमें आपके फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने की जो अंग्रेजों की जो मंशा थी ये थी कि जो राष्ट्रवादी नेताओं थे इनको साम्राज्यवाद के विरोधी सिद्धांतों पर व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधों के सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल इसने करना था, इन राजाओं का दुरुपयोग करना था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग तथा विभागीय पद्धति को वायसराय की कार्य परिषद में उनके एक अधिकार पर बल प्रदान किया था। तो जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इस एक्ट के माध्यम से सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर आपके विभागीय पद्धति या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की प्राधिकार पर बल दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ये आपके इसमें आपके कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था और इस एक्ट के माध्यम से भारत में एक सचिव के पद का सृजन किया गया था, यानी एक सचिव के पद को की स्थापना की गई थी। जो 1890 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसके माध्यम से पहली बार आपको बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। और जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसको आपके मार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है और इसमें आपके मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ अधिनियम दिए गए दूसरी तरफ इनके प्रावधान दिए गए और आपको बताना कि इस अधिनियम में कौन सा प्रावधान था। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें आपके भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको समाप्त किया गया था। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसमें आपके कंपनी के निर्देशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित पत्राचार के दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने होते थे। और जो 1858 का जो एक्ट आया था इसमें इसके माध्यम से आपके जो शासन शासन के द्वारा आपकी जो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर किया गया था। और जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था इसके माध्यम से आपके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए आपके एक ब्रिटेन में आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापित किया गया था। तो एक का आपका 2 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 3 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को जो टालने का जो अंतिम अवसर समाप्त हो गया था आपका जो कैबिनेट मिशन बनी थी, कैबिनेट मिशन को जो अस्वीकार करने के साथ ही आपके भारत विभाजन के टालने के अवसर समाप्त हो गया था। इस वजह से जो
सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। ऑक्टोपस मिशन आपके 1942 में आया था, और सिराज गोपाल जो फार्मूला आया था आपके 1944 में आया था, और बेबल योजना जो आई थी आपकी 1945 में आई थी। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ व्यक्ति दी गई, दूसरी तरफ इनके विषय दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो रेमजे मैकडोनाल्ड थी आपके, इन्होंने आपके कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, और ये रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और 1925 में आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, और इन्होंने 1932 में आपके कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। जो लिन लिथगो थे आपके, इनका संबंध आपके अगस्त प्रस्ताव से है, और ये अगस्त प्रस्ताव आपके 1940 में आया था। और लॉर्ड डलहौजी का संबंध आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आपने 1848 से इसको शुरू किया गया था, और या यूँ बोले कि राज्य हड़पने की नीति के सिद्धांत के लिए इसको जाना जाता है। और जो चेम्सफोर्ड है आपके डायरकी के लिए जाने जाते हैं, यानी द्वैत शासन के लिए इनको जाना जाता है। और ये द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी, या डायरकी की जो शुरुआत है आपकी 1919 में हुई थी। तो मैकडोनाल्ड का संबंध आपके कम्युनल अवार्ड से, लिथगो का संबंध आपके अगस्त प्रस्ताव से, डेलहौजी का संबंध आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, और चेम्सफोर्ड का सुधार आपके डायरकी से था। तो इस तरह से इनको मिला, सही सुमेलित कर लेना।